हेयर फ्रेंड्स, पीसीएसजे में यूपी की खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ। पीसीएसजे की बात कर ले रहा हूँ और एचजेएस की भी बात कर ले रहा हूँ। लॉ के कुल 3 पेपर्स आते हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड एंड लॉ थर्ड। लॉ थर्ड में पीसीएसजे से जो क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं वो आपके लोकल लॉ से होते हैं और टोटल कुल 5 लोकल लॉ है, 5 लोकस लॉ हैं। और इन लोकल लॉ को जाने बगैर पीसीएसजे को यदि हम कह दें, कोई चीज दुनिया में नामुमकिन तो नहीं होती है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आप अपने सिलेक्शन को खतरे में डाले हुए हैं। यदि ये 5 लोकल लॉ आपके तैयार नहीं हैं तो चाहे आप एचजेएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पीसीएसजे का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी का, आप अपने आप को खतरे में डालकर जा रहे हैं। अर्थात आप सिलेक्शन को एक रिस्क पर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग चूज करते थे कि यार 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये वाला पहले नंबर पर लिख देते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। अब क्या हो गया है कि कॉपी में क्वेश्चन प्रिंट होते हैं और ठीक उसी के नीचे आपको आंसर लिखने हैं। और पीसीएसजे का जो थर्ड पेपर होता है उसका पहला दूसरा क्वेश्चन यही है। अर्थात पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर को यदि आपका गलत मिला या नहीं लिखा मिला, आपका इंप्रेशन खराब हो चुका है। और यदि आपका इंप्रेशन पहले ही क्वेश्चन पे खराब हुआ तो इंप्रेशन पूरे थर्ड पेपर पे खराब होता है। अर्थात थर्ड पेपर पे फिर आपको जनरली नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रिस्क में रहता है, वो चाहे एचजेएस हो और चाहे पीसीएसजे हो यूपी का। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पेपर जो इसका है 5 में से 1, वो पेपर मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट 1953। तो देखिएगा अब क्या है कि उत्तर प्रदेश का तो नाम लगा हुआ है आगे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। इसको जो चकबंदी अधिनियम कहते हैं। ये प्राय मैंने देखा कि कई साल से कंपल्सरी क्वेश्चन यहां से कंफर्म आ रहा है और कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पा रहे हैं वो रिस्क में है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी यह वीडियो लोड करना शुरू किया, बनाना की कोशिश किया हूं। और मैं कोशिश, याद रखिएगा मित्रों, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी चकबंदी एक्ट पर कोई ज्ञाता नहीं बनाऊंगा, बहुत नॉलेज वाला नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ इतना प्रॉमिस करता हूं कि इतना नॉलेज आप तक पहुंचा दूंगा, इतनी ब्रेन में आपके कम्युनिकेशन अपनी डाल दूंगा कि पीसीएसजे और एचजेएस में क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सकते। हर हाल में क्वेश्चन आपका सही होगा। इसीलिए मैं इस चीज को कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैं ये चैलेंज जरूर कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती इस दुनिया में। बाय द वे हो सकता है क्वेश्चन कहीं ऐसी जगह से पूछ दे जो आपको ना आए या मेरी वीडियो में ना हो, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि फिर वह आप मान के चलिएगा 99% छात्र उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं या जो पढ़ाऊंगा आपको, उससे पीसीएसजे और एचजेएस के 99% क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से लीजिएगा। और इस वीडियो को मैंने 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ग्रुप बी में हमने डाला है पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10, यानी कुल 10 पार्ट में, जिसको कि 5-5 के ग्रुप में मैं डिवाइड करके ग्रुप ए और ग्रुप बना दिया हूं। इस ग्रुप के माध्यम से मैं पूरा कंसोलिडेशन एक्ट आप तक पहुंचा दूंगा। मित्रों, इसके पहले आपने मेरी नगर पालिका की लोकल लॉ को यूट्यूब पे सुना है। उसमें काफी लोगों से डिमांड आई कि सर आप और भी लोकल लॉ को डेवलप करिए, अपनी यूट्यूब वीडियो पे लाइए।
तो मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आप तक वह पहुंचा दूं। इसके लिए मित्रों मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको मैं कुछ वीडियो तो YouTube पर डालूंगा और कुछ पार्ट आपको हमसे परचेज करने होंगे। ऐसा इसलिए मित्रों ताकि जो आप परचेज करके जो हमें पैसा देंगे उससे मैं और भी अपने संसाधन को खरीद सकूं, और संसाधन जब मेरे पास जुड़ जाएंगे तो मैं और भी अत्याधुनिक तरीके से आप तक पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, जनरल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पैसे लूंगा इसके तो मेरे जो पैसे आएंगे मैं उसे आप ही के लिए इन्वेस्ट करके आप तक और भी नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों तो देखिए, ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा 10 पार्ट में जो आपकी बनाने जा रहा हूं, तो पीसीएसजे और एचजेएस को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं। तो मित्रों एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही काम की बातें हैं कि कुछ लोग बिला वजह की नुक्ताचीनी पे उतर आते हैं कि सर जी आपने ये नहीं किया, ये पॉइंट छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ये एरर कर दिया, यहाँ 21 धारा की जगह 22 आपको बोलना चाहिए था, आपको यहाँ पे आपने चकबंदी की जगह सहायक चकबंदी कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे चीजें होती हैं, एक तो है क्या पढ़ लीजिए, एक होता है कि नुक्ताचीनी करते रहिए। तो यदि आप नुक्ताचीनी पर उतरेंगे, आप फालतू की चीजों पे ध्यान देंगे तो मेन पॉइंट से आप भटक जाएंगे। मैंने कई लोगों को इनबॉक्स में आते हुए देखा कि उसने लिख दिया उन्होंने कि साहब आप यहाँ जो है 21 नहीं बोले, यहाँ पे आपको 20 बोलना चाहिए। अरे पूछो, जब आप जान ही गए तो मुझसे पूछ क्यों? तो मेरे वीडियो देखो ही मत भाई। जब तुम कितने जानकार हो, इतने पारंगत हो, तो मुझसे मत बात करो। देखिए मित्रों, ऐसा इसलिए हो जाता है कि मैं भी 6 से 7 घंटे वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ एरर मुझसे भी हो जाते हैं। उस एरर में मैं कोशिश करता हूँ कि एरर ना आने पाए, लेकिन कभी कदा क्या होता है कि इंसान करते करते बोलते बोलते एक जगह स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसको आप पकड़ लीजिए कि नहीं साहब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो मत सुने। मैं कतई नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो सुनिए, बिला वजह का कमेंटबाजी मत कीजिए। जो मित्र आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, स्लिप ऑफ टंग एक आध जगह हो जाती है, एक आध जगह कहीं से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो उससे नहीं होती, लेकिन बिला मान लीजिए कहीं से हो जाए तो बिला वजह का प्रश्न मत उठाइएगा। थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं 99.9% सही बोलूंगा। 1.01% अगर कहीं किसी वजह से 20 की जगह 21 बोल दिया तो मैं बाद में करेक्ट भी कर देता हूं। किसी वजह से अगर हो गया, कहीं कंसल्टेशन की जगह असिस्टेंट की जगह कंसल्टेशन बोले, फिर मैं बोलता हूँ सॉरी यार कंसल्टेशन नहीं असिस्टेंट है, मैं सही कर देता हूँ। लेकिन इस चीजों को पकड़िए मत, ये रिकॉर्डिंग है, कोई हम लोग फिल्म स्टार नहीं है कि जो एक बार शॉट दिया तो फिर उसको सही आएगा। थोड़े बहुत एरर होते रहते हैं तो उसको इग्नोर कर जाइएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 99.9% करेक्ट हो। 0.1% यदि कहीं से एरर आ रही है तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले ही लाइन पे उसको सही कर दूं। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदी इंग्लिश का प्रश्न खड़ा होता है। मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूं, लिख इंग्लिश में रहा हूं, तो कई हमारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में लिखे, अब हिंदी में हम क्या कैसे करें इसको? तो मेरा सिंपल सा कहना है मित्रों, आप बेरेक्ट खरीदो, कुछ मत करो, एक आप बेरेक्ट को ले लीजिए और बेरेक्ट से ही मैं पढ़ा रहा हूं। यदि इन केस आपको इंग्लिश की हिंदी करनी है तो जिधर इंग्लिश दी है उसके ठीक सामने हिंदी दी गई है, आप तुरंत उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। और जिन इंग्लिश वालों का यह कहना है कि साहब आप तो इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं रहे, आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, अरे भाई मैंने इंग्लिश में लिख तो दिया है, अब जब इंग्लिश में लिख दिया है, समझा हिंदी में रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम? आप बातों को समझते नहीं है। हम दोनों मीडियम का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो एक तो समय बहुत चला जाएगा, मेरा इतना समय मेरे पास है नहीं, और दूसरी चीज है कि इंग्लिश से हिंदी, यानी इंग्लिश मीडियम वाले अगर ये कहें कि साहब हिंदी बोलने हमको समझ में नहीं आ रही, तो एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट है कि हिंदी वाले ये कहें कि साहब तो आप अंग्रेजी लिखे, पढ़ा हिंदी में नहीं, अंग्रेजी को हिंदी कैसे करें? इतनी तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और अगर इतनी आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो एचजेएस और पीसीएसजे का परीक्षा आपको लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि पीसीएसजे में भी इंग्लिश का पेपर है और एचजीएस में भी इंग्लिश का पेपर है। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, अरे भाई आपके लिए भी वहां एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, चाहे हायर जुडिशियल सर्विसेज में, चाहे लोअर जुडिशियल सर्विसेज में, तो आप ये कैसे कह के निकल जाएंगे कि साहब हम इतना नहीं कर पाएंगे? इतना तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज पर ध्यान मत दीजिएगा। इसको मैं स्टार्ट में ही क्लियर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए ऐसे ही रहेगा, मैंने स्टार्ट बोला अब मैंने तुरंत सही कहा कि नहीं स्टार्ट नहीं, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रहा हूँ। तो इसी तरह के छोटे मोटे। अगली चीज आती है कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें मैं करता क्या हूं कि छोड़ देता हूं, कुछ सेक्शन भी छोड़ दूंगा। देखिए जो प्रोफेशनल्स टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं या क्लासेस में पढ़ाते हैं, जिनकी कोचिंग की फीस लाखों लाख रुपए होती है, वो एक भी सेक्शन नहीं छोड़ते हैं। वो सारे के सारे पढ़ाते चले जाएंगे, पढ़ाते चले जाएंगे, पढ़ाते चले जाएंगे। एक स्टूडेंट सब जब पढ़ लिया तो फिर वो बताइए उसके ऊपर बर्डन कितना होगा। मेरा ऑब्जेक्ट ये होता है कि मैं सेलेक्ट करता हूं क्वेश्चंस को, दिमाग में रखता हूं कहां कहां से आ रहे हैं। जहां से भी क्वेश्चन पीसीएसजे और एचजीएस में आ रहा है उनके 90 क्या 99% एरिया को कवर कर लो। जब मैं वो कवर कर लेता हूं तो उस कवर के अंदर जितनी भी बातें आती है वो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए आपको समझा दूंगा। बहुत सी चीजें छोड़ दूंगा। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अरे आप एक बात बताओ साहब, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि हम मिनिमम स्ट्रेटजी के अंतर्गत मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट ले। मतलब कि हम 25-30 पेज ही बस पढ़ें। एक्चुअली मेरी नोट्स आप कंप्लीट जब 10 वाले में हो जाएगी तो आप बनाएंगे मुश्किल से 12-13 पेज के अंदर आ जाएगी आपके। अब बताइए 12 पेज तो आप आराम से याद कर लेंगे। 12 पेज याद करने के लिए आपको एक हफ्ते का समय लगेगा, एक हफ्ते में आपको याद हो गया, आपका कंसोलिडेशन एक्ट तैयार हो गया, आप पीसीएसजे में जा रहे हैं, धड़ाक से देख चलिए। लेकिन अगर आप अपनी कॉपी को 12 पेज की जगह 112 पेज पे बना दिए, उसमें 90 पेज की कॉपी बना दिए, 80 पेज की कॉपी बना दिए, इतनी मोटी कॉपी बना देंगे, वो याद होगी? वो याद ही नहीं होती है। और जब आपको याद नहीं होगी तो परीक्षा में जाके आप कहेंगे अरे साहब ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा थर्ड पेपर में नंबर डाउन हो गया, फला ढमका सब कुछ कहने लगते हैं। ये मत कीजिए। हम जितना बता रहे हैं मिनिमम वही है और मैक्सिमम भी वही है। इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। और यदि आपको मैं बता रहा हूं कि इस पर मत करिएगा सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आपको मैं ज्ञानी नहीं बनाऊंगा। हाँ ये कि पीसीएसजे एचजीएस लायक बना दूंगा, याद रखिएगा। और इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीसीएसजे का जो स्किल होता है आप ध्यान रखिएगा, एलएलबी मांगता है, एलएलबी पास मांगता है। और एलएलबी जानते हैं क्या होता है? ग्रेजुएशन होता है। और एलएलबी में आप पढ़े होंगे लिखा होता है कि लॉ हमेशा एवरेज मैन ऑफ सोसाइटी होती है। आप एक्सपर्ट मैन ऑफ सोसाइटी बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप एवरेज मैन ऑफ सोसाइटी रहिए, एक्सपर्ट मैन ऑफ सोसाइटी बनने का प्रयास मत करिए। इसीलिए हम अपनी स्ट्रेटजी सेट करते हैं, उसी के अनुसार अपनी वीडियो 10 में सेट किया हूं, 12-13 पेज के अंतर्गत आ जाएगी, एक हफ्ते में आपको याद हो जाएगी। बहुत होगा 4 दिन में आप नोट्स बनाएंगे, 10 दिन में तैयार कर लेंगे, 15 दिन में कंसोलिडेशन एक्ट तैयार हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। और याद रखिएगा इस तरह का प्रोफेशनल एटीट्यूड कोई भी टीचर नहीं करता है। सारे टीचर इतना लेंदी पढ़ा देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज कर जाता है कि कौन याद करें कौन छोड़े। सब याद करके सब छोड़ देता है। सब तो याद करने का प्रयास में कुछ याद नहीं होता है। इसलिए मेरा जो पढ़ाया गया उतना ही पढ़िए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ज्ञानी नहीं बनाऊंगा, बट पीसीएसजे एचजीएस लायक कॉम्पिटेंट बना दूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। और आप मेरे इस वीडियो को सुनिएगा। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में ही सारी बातों को, इंट्रोडक्टिव क्लास में ही सारी बातों को मैं रख दे रहा हूं। अब इतना करने के बाद हम यह आ जाते हैं कि जो चकबंदी है पढ़ाने से पहले जरा हम समझें। समझने के पहले मैं एक बार फिर आपसे बता दे रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। और यदि आपने मैक्सिमम इनपुट कर दिया तो मिनिमम आउटपुट निकलेगा। मेरा एक ही स्लोगन है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा सफलता लेना। इसीलिए स्ट्रेटजीज वाइज मैं कम पढ़ाऊंगा, 12-14 पेज के अंदर रहूंगा और उतने में आपके सारे कोर्सेस कवर हो जाएंगे। अब हम चकबंदी पढ़ाने के पहले जरा इंट्रोडक्शन भी बता दूं कि चकबंदी का मतलब क्या है, क्यों जरूरत है। तो मित्रों क्या है कि हमारे लोग क्या खेत में खेत हमारे क्या सबके पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं भी हो सकता है।
तो जो कि खेतों में क्या होता है, कृषि काम होता है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, चना, जो भी उपज है। और याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो भी आती है, जो भी उगाई जाती है किसानों के द्वारा, वो सारी के सारी राष्ट्र की संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि अगर यार मेरे पास खाने को नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। याद कीजिए 65 का युद्ध 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया कि आप रुक जाइए वरना अमेरिका ने कहा कि हम आपको खाने बगैर मार देंगे, आपके पास अनाज नहीं है प्रचुर मात्रा में, मैं आपको गेहूं देता हूं तो आप खाते हैं। शास्त्री जी ने लोगों से पूछा, अपने प्रशासन से पूछा कि मेरे पास कितने खाना है, तो उन्होंने बताया कि खाद्यान्न आपके पास सिर्फ एक पीटिंग का है। तो शास्त्री जी ने कहा कि आज से हम शाम को खाना नहीं खाएंगे। और याद कीजिएगा मित्रों, पूरा देश खाना नहीं खाता था शाम को। क्यों? क्योंकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। फिर आगे चल के 66 में हरित क्रांति किया, और हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। लेकिन अगर हम इस तरह से छोड़ दें तो कृषि कार्ड डाउन हो जाएगा, तो कृषि उपज कम हो जाएगी, खाद्यान्न कम हो जाएगा। इसलिए खाद्यान्न कम न होने पावे, इसलिए सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। तो रिफॉर्म में एक रिफॉर्म ये भी है कि किसानों को यह सुविधा दे दी जाए कि उनके सारे खेत जो कई जगह अलग अलग जगहों पे हैं वो सब एक जगह ला दिए जाए, और एक जगह लाकर उनको एक जगह क्या किया जाए, लाने के बाद भी ये ध्यान रखा जाए कि संपूर्ण में काटा जाए, क्योंकि संपूर्ण में काटने से सड़क की सुविधाएं बढ़ जाएंगी और गांव से सड़क लिंक कर दी जाएगी मेन लिंक से, तो जो कृषि उपज है वो सब मंडी तक पहुंच जाए। इसीलिए संपूर्ण निर्माण में चकों को आवंटित किया जाता है, और साथ ही साथ सारे चक एक जगह आ जाएं तो किसान क्या करेगा, एक ही ट्यूबवेल पंपिंग सेट लगा देगा और सारे खेत चेत लेगा। लेकिन उसका अगर 4 जगह 4 कोने पे पड़ा रहेगा तो उसे 4 पंपिंग सेट लगाने पड़ जाएंगे, कास्ट बढ़ जाएगी उसकी। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उसका जो सबसे बड़ा प्लॉट हो वहीं पे उसको सारे प्लॉट दे दिए जाए, और खास तौर से जहां उसकी सिंचाई की सुविधा है, इरिगेशन की फैसिलिटीज हो तो वहीं पे उसको दी जाए। इस तरह से कोशिश की जाती है कि किसानों को सुविधा पहुंचाई जाए। लेकिन याद रखिएगा, जब सारे कंसोलिडेट किए जाते हैं, एक जगह लाए जाते हैं सारे खेत किसानों के, तो उसमें ध्यान रखिएगा खातेदारों को उतना ही जमीन मिलेगी जितना वो पहले से रखे थे नई अलॉटमेंट में। लेकिन याद रखिएगा, नई अलॉटमेंट में जब भी अलॉटमेंट होती है पुरानी अलॉटमेंट का मूल्यांकन कर लिया जाता है कि एक किसान के पास जो भी खेत है, 4 खेत है तो चारों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा, उसमें पेड़ पौधा कुआं अगर कुछ है तो उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा, सारा मूल्यांकन जोड़ लिया जाएगा, और जितना आता है उतने के बराबर ही उसे नया अलॉट किया जाएगा ये लैंड उस यूनिट में। और अलॉट करते समय कहां पे अलॉट होगा, जहां बड़ा पार्ट होगा या जहां उसका इरिगेशन फैसिलिटीज होगी। इन सब चीजों को करने का, यानी एक तरह से चकबंदी करने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, संपूर्ण में काटिए ताकि किसान की सड़क से कनेक्टिविटी बन जाए, मेन सड़क से, और वो अपने खाद्यान्न को मंडी तक पहुंचा सके। दूसरा पर्पज है, अगर संपूर्ण में कट जाएगा तो सिस्टमेटिक चीजें हो जाएंगी। और अगला पर्पज उसका यह है कि कृषि कार्य को करते समय किसान को सुविधा न हो, उसके सारे खेत एक जगह रहें, जिससे कि वो बार बार इस खेत से उस खेत न दौड़े। और लास्ट आता है कि उसको सिंचाई की सुविधा 4 जगह न लगानी पड़े, सिर्फ एक जगह लानी पड़े, इसलिए एक जगह लाके कंपाइल किया जाता है। यही मेनली चकबंदी का काम होता है, इसीलिए चकबंदी की जाती है, क्योंकि आजादी के पहले जमीनें हम लोग की किसानों की सब अलग अलग जगहों पे थी। वर्तमान में भी क्या होता है, आप खरीद लिए 4-5 जमीनें तो भी एक जगह लानी होती है ना। तो यही चकबंदी का ऑब्जेक्ट है और यही चकबंदी का उद्देश्य है। इसी चीज को मैं लेके अब आगे पैराग्राफ्स वाइज हम। मैं अमित वर्मा सर, आपके YouTube पर जो वीडियो मैंने डाला नगर पालिका के संबंध में, लोकल लॉ जो PCSJ और HGS दोनों में है, उसका काफ़ी आप लोगों ने प्रशंसा किया, जिससे कि मुझे लगा कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, मेरा प्रयास सफल रहा। अब मैं अगला वीडियो कंसोलिडेशन यानी चकबंदी पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चकबंदी यानी कंसोलिडेशन की जो वीडियो होगी उसको मैं आपको YouTube चैनल पर उपलब्ध कराया नहीं पाऊंगा, आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंसोलिडेशन की फीस 1000 रुपये मात्र है। यदि किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दे और मैं उसे कंसोलिडेशन की नोट्स ईमेल पर उपलब्ध करा दूंगा और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में
उसको ज्वाइन करा के उसकी कंसोलिडेशन को एक्ट को समाप्त कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जरा से इतना याद रख सकता हूं कि पीसीएसजे और एचजीएस में आप सफलता के काफी करीब पहुंच सकते हैं और आपके इस एक्ट को जैसे कि नगर पालिका मैंने सरल बनाया, ठीक उसी प्रकार इस एक्ट को उतना सरल मैं बना दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो या जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स इंटरेस्टेड हो, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है और मैं उसे ऐड करूंगा अपने ग्रुप में और उसको मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पूरी कंसोलिडेशन पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ कंसोलिडेशन अर्थात चकबंदी एक्ट पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ उसको नोट्स ईमेल पर उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा और मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दैट्स ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रुप ए की पार्ट 2 यानी हमारे वीडियो नंबर क्या है, ग्रुप ए का पार्ट सेकेंड यानी सेकेंड वीडियो, ग्रुप ए पार्ट 2। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्ट को जिसका नाम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहां लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। इसी के नीचे मित्रों देखिए लिखा हुआ है यूपी एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस एक्ट का नाम तो हमारा देखिए क्या लिखा है, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 और हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। यानी क्या है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। लेकिन यहां लिखा है यूपी एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954 यानी 1954 में जो यूपी में 5 नंबर पे एक्ट बना था उसी एक्ट का नाम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। यानी ये जो हमारा चकबंदी अधिनियम है, इस चकबंदी अधिनियम को उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954 में जो उत्तर प्रदेश में एक्ट बने हैं उसमें एक्ट नंबर 5 कौन सा हमारा है, कंसोलिडेशन एक्ट हो गया। जब भी कोई एक्ट बनता है मित्रों तो राष्ट्रपति उसको सहमत देता है और राष्ट्रपति के सहमत के बाद उसे प्रकाशित यानी नोटिफाइड कर दिया जाता है और जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाता है उसी दिन से वो प्रभावी हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो ये एक्ट हमारा एसेंट, देखिए एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमत कब मिली है, 4 मार्च 1954 यानी 4 मार्च 1954। इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की सहमति इस एक्ट को कब मिली है, 4 मार्च 1954 और ये पब्लिश कब हुआ है, ये पब्लिश 8 मार्च 1954 अर्थात 8 मार्च 1954 को यह पब्लिश हो गया, नोटिफाइड हो गया। जिस दिन नोटिफाइड हो गया उस दिन से लागू हो गया। ये क्वेश्चन देखिए प्री में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा सब। फिर है टोटल, इस एक्ट में कंसोलिडेशन एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं, तो 54। टोटल चैप्टर कितने हैं, 5 चैप्टर्स हैं। याद करने के लिए भी याद रखिएगा एक्ट नंबर 5 भी है और चैप्टर भी 5 भी है आपके पास। और यहां से याद करिएगा यहां 1954 है और यहां 54 है। इसका मतलब कि अगर हम ध्यान से इसको याद करने की कोशिश करें, यूपी एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954 अगर मुझे याद रहेगा तो चैप्टर 5 और सेक्शन 54 ये प्री के लिए है जो कि आपको याद हो जाएगा। और इस डेट को याद करनी होगी तो याद रखिएगा ये 4 है ना, यही 4 यहां रिप्लेस कीजिए, 4 दूनी 8 कर दीजिएगा, बस सेम हो जाएगा। वैसे याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है, वो आपका अपना तरीका हो सकता है, ये मैंने केवल समझाने के लिए समझाया। इसके बाद देखिए यहां पे नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन यहां पे है, 2 लाइन यहां पे है।
तो मित्रों जनरली क्या होता है, सभी जो एक्ट्स होते हैं आप पढ़े होंगे, उसके प्रेम्बल्स होते हैं, उद्देशिका होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे इन्होंने दो दो लाइन लिख दिया। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट ही है, उद्देशिका है। जैसा कि आप इस बेयर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको तरफ ला रहा हूँ, ये देखिए हिंदी में, इंग्लिश में पहले हम दिखा देते हैं। दो लाइन ऊपर है, ये दो लाइन ऊपर है, फिर ये दो लाइन नीचे है। उसी तरह हिंदी में भी देखिए, ये दो लाइन ऊपर है और ये दो लाइन नीचे है। अगर इसकी इंग्लिश तो मैंने लिख दिया है, इसको समझने के लिए समझेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ने की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्या समझा रहा हूँ। फर्स्ट टू लाइन जो एन एक्ट टू प्रोवाइड डॉट 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 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें कहा गया कि कृषि के विकास के लिए जोतों की चकबंदी करना। यानी जोतों की चकबंदी किस लिए करना? कृषि के विकास के लिए। कहां करना? उत्तर प्रदेश में। मतलब क्या हुआ? कृषि के विकास के लिए जोतों की चकबंदी करना है, और कहां करना? उत्तर प्रदेश में। इसके लिए एक एक्ट चाहिए जो ये बनाया जा रहा है। सीधी सीधी बात है। अगर इसको इंग्लिश में पकड़िएगा तो यहां से पकड़िएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट करने के लिए क्या बनाई जाएगी? एक एक्ट, कॉन्सोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग, देखिएगा लिखा है ना। तो आप क्या बनाएंगे? एक कॉन्सोलिडेशन एक्ट बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कृषि के विकास के लिए, जोतों की चकबंदी करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम। इंग्लिश में कुछ नहीं है कि क्या लिखेगा, आप लिख सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए आप क्या करोगे? एक कंसोलिडेशन एक्ट बनाना है, जो कंसोलिडेट करने के लिए एक कंसोलिडेशन एक्ट बनाना है, ठीक है। और वो बात ऊपर की दो लाइन है। नीचे की दो लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही लाइनें रिपीट कर दी गई हैं, केवल एक लाइन आवश्यकता जोड़ी गई है। क्या कहा गया है कि कृषि के विकास की आवश्यकता के लिए जोतों की चकबंदी करने के लिए एक चकबंदी अधिनियम की व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश में। मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास के लिए जोतों की चकबंदी करने के लिए एक चकबंदी अधिनियम की आवश्यकता है। तो नीचे वाले में आवश्यकता, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट। नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्ट, यही दोनों कह के ये बात को पूरा कर देता है। जनरली कहीं पूछा नहीं जाएगा, प्री में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलिएगा ऑब्जेक्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का विकास। फिर पूछ सकता है कि इसके ऊपर की दो लाइनों में क्या है, तो पहली लाइनों में उसने क्या किया है? एक्ट बनाने की बात कहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और सेकेंड लाइन में दो लाइन में उसने क्या कह रहा है? यही डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए की नेसेसिटी के कारण वो क्या कर रहा है? एक्ट बना रहा है। लंप सम दोनों बातें एक ही है। प्री में जैसा भी आएगा उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और सही कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 1 सेक्शन 1। चैप्टर 1 में पहला सेक्शन है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 में टाइटल लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया इस एक्ट का। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में लिखा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, ये इसकी क्या हो गई? टाइटल हो गई मित्रों। फिर लिखा है सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 एक्सटेंड होल ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी इस एक्ट का, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट का प्रसार कहां है? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। यह बताया गया सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में बताया गया। तो इस तरह से सेक्शन 1 में कुछ ज्यादा तो है नहीं। अब देखिएगा सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 क्या है? वो निरस्त है। 2 निरस्त हो गया। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में डिफिनीशन है। फिर डिफिनीशन को 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब इसको हम रफ करेंगे। रफ करने के बाद
हम तुरंत आपको उन चीज़ों को समझाते हैं। मैं अमित वर्मा सर, आपके YouTube पर जो वीडियो मैंने डाला नगर पालिका के संबंध में, लोकल लॉ जो PCSJ और HGS दोनों में है, उसका काफ़ी आप लोगों ने प्रशंसा किया, जिससे कि मुझे लगा कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, मेरा प्रयास सफल रहा। अब मैं अगला वीडियो कंसोलिडेशन यानी चकबंदी पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चकबंदी यानी कंसोलिडेशन की जो वीडियो होगी उसको मैं आपको YouTube चैनल पर उपलब्ध कराया नहीं पाऊंगा। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंसोलिडेशन की फीस 1000 रुपये मात्र है। यदि किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दे और मैं उसे कंसोलिडेशन की नोट्स ईमेल पर उपलब्ध करा दूंगा और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में उसको ज्वाइन करा के उसकी कंसोलिडेशन को एक्ट को समाप्त कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जरा से इतना याद रखिएगा कि ये कंसोलिडेशन का जो सकता हूँ कि PCSJ और HGS में आप सफलता के काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं और आपके इस एक्ट को जैसे कि नगर पालिका मैंने सरल बनाया, ठीक उसी प्रकार इस एक्ट को उतना सरल मैं बना दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो या जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स इंटरेस्टेड हो, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है और मैं उसे ऐड करूंगा अपने ग्रुप में और उसको मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पूरी कंसोलिडेशन पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ कंसोलिडेशन अर्थात चकबंदी एक्ट पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ उसको नोट्स ईमेल पर उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा और मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दैट्स ऑल।